तो बेटा जो अपना अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब समझो क्या है। कैलोरीमेट्री वो अपने पास में साइंस की या थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर में हम मेजर करते हैं कि कोई भी स्टेट चेंज होती है, ठीक है, या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसमें कितनी हीट है, कितनी हीट डेसिपेट हुई है, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। उसको बोला जाता है कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री इज द process of measuring the amount of heat released or absorbed during state change and temperature change ये होता है अपने पास में कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो बेटा कैलोरीमेट्री में जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो है अपने पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको लिखा जाएगा एस से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब हो जाता है पर यूनिट मास। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब भी कभी स्पेसिफिक वर्ड यूज में आए उसका मतलब हमेशा रहेगा पर यूनिट मास। ठीक है, तो देखो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। पर यूनिट मास तो तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, और पर उसका मास 1 यूनिट होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 unit of mass by 1 Kelvin is called specific heat capacity। इसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि भाई किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 यूनिट ऑफ मास, एस यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री से या 1 केल्विन से बढ़ाना है। डिग्री केल्विन बेटा सेम ही होता है। 1 केल्विन से बढ़ाना है और 1 किलो पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस चीज को समझ लेते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा इससे फॉर्मूला डिराइव करके मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, फॉर 1 यूनिट ऑफ मास एंड टेम्परेचर चेंज बाई 1 केल्विन। 1 यूनिट का मास है और टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो उस केस में जो हीट रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोला गया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई उस केस में जो हीट लगेगी उसको मैंने डेल्टा क्यू से लिख दिया है, जो कि बन गई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इक्वल। ठीक है, वही अगर अपने पास में 1 यूनिट ऑफ मास है, ठीक है, और टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे हैं वो है डेल्टा टी से। 1 यूनिट ऑफ मास एंड टेम्परेचर राइज बाई डेल्टा टी से टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, भाई 1 केल्विन के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट थी वो एस थी, और डेल्टा टी केल्विन के लिए रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सब है 1 यूनिट ऑफ मास के लिए। अगर हमसे पूछा जाए फॉर एम मास एंड टेम्परेचर राइज बाई
डेल्टा टी, टेम्परेचर को मुझे बढ़ाना है डेल्टा टी से, तो उस केस में जो हीट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो उसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे ऊपर वाले केस में। ठीक है, 1 यूनिट मास के लिए ये वैल्यू थी, और अगर m मास के लिए करना है तो उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला ये आ जाता है बेटा, ms डेल्टा टी, m मास है, डेल्टा टी टेम्परेचर से उसका, डेल्टा टी से उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये अपने पास में हो जाती है हीट रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है S से हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ये हो गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, बट अपने लिए हीट का फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितनी सी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बेटा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। ठीक है, और उस केस में क्वेश्चंस में इस चीज़ की वैल्यू गिवन रहेगी। और वाटर, वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर पानी का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, तो उस केस में हमें 1 कैलोरी की हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो बेटा हीट की जो एसआई यूनिट वो है जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो जाती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल है वो लिखते हैं, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो हमें कितनी सी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये अपने पास में है क्वेश्चन बेटा। तो डेल्टा क्यू है उसको लिखा जा सकता है एम एस डेल्टा टी। मास है, जो इसमें मास लेके चल रहे हैं वो है 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की होती है वो क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास में ग्राम से बेटा ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, 10 इंटू 1 इंटू 10 मतलब 100, और साथ में क्या आ गया है, कैलोरी। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है बेटा 100 कैलोरी। 100 कैलोरी हमें इस प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ये होती है अपने पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को याद रखना, आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, तो इसलिए उस चीज को बिल्कुल ही क्लियरली याद रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद में बेटा जो नेक्स्ट चीज आती है वो है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है उसको डिफाइन किया जाता है पर यूनिट मोल, कि भाई पर यूनिट मोल हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, और उसको लिखा जाएगा सी से, स्मॉल सी से इसको लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की हीट इंक्रीज, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना हो 1 मोल का, तो कितनी हीट चाहिए होगी, उसको बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 यूनिट से, ऐसा समझ लो, या 1 केल्विन से। तो इस केस में देखो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाती है हीट रिक्वायर्ड टू राइज
एक यूनिट ऑफ पार्टिकल का मतलब कि 1 मोल का मास हमें इंक्रीज करना है, 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 केल्विन से। तो उसमें जो हीट रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू को ही किससे लिखा जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी बजाय अगर मैं 1 केल्विन की बजाय डेल्टा टी टेम्परेचर से इसको राइज करना चाहता हूँ या डेल्टा टी केल्विन से राइज करना चाहता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ साथ में बेटा 1 मोल के लिए था ही, अगर n मोल्स के लिए रिक्वायरमेंट हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से। तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला आ जाता है NC डेल्टा टी। ठीक है, C की वैल्यू हो जाती है डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा टी। ठीक है, अब इसकी जो SI यूनिट है मोलर हीट कैपेसिटी की, अगर SI यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। SI यूनिट को लिखा जाता है जूल, जो हीट है वो जूल में है, पर मोल पर केल्विन। ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले ही काम में आएंगे। इस चैप्टर में इसका ज़्यादा कुछ यूज नहीं होगा, इससे अगले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये होती है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट आती है सिर्फ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या फिर उसको बोल देते हैं थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अब तक जो भी हमने कैपेसिटी पढ़ी है वो क्या है कि भाई एक यूनिट ऑफ मास के लिए थी, एक 1 मोल के लिए थी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए थी। पर अगर बेटा अपने पास में मास बताया ही ना हो, मास पे डिपेंडेंसी हमें चाहिए ना, ना ही नंबर ऑफ मोल्स पे चाहिए, हमें सिर्फ वो हीट कैपेसिटी चाहिए कि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं और उसको सीधी मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू से और हमें पता चल जाए कितनी हीट हमें चाहिए है। ऐसा डिफाइन करने के लिए बोला जाता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एनी बॉडी टू राइज टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हमें राइज करना है 1 केल्विन से, तो उस केस में हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसमें पर यूनिट मास, नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, तो उसको लिखा जाएगा C डैश से। ये होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि भाई C डैश, अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना सीधा, डेल्टा टी से, और अपने पास में हीट निकल के आ जाएगी। ये होता है बेटा हीट कैपेसिटी। ठीक है, सिंस जैसा कि हमें पता है बेटा, तो डेल्टा क्यू है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, MS डेल्टा टी। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो जो C डैश है वो आ जाता है M इंटू एस। ये अपने पास में मास पे भी डिपेंड करती है, मास पे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करके जो हीट कैपेसिटी बनी है उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। इसकी बेटा जो SI यूनिट है वो देखो, इसकी SI यूनिट है, C डैश की SI यूनिट निकालनी है, अपने पास में हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर, तो क्या आंसर आ जाएगा, जूल पर केल्विन। ये आ जाता है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला या इस चीज का आंसर। इस चीज को डिफाइन किया जाता है थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। तो बच्चे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास में वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, W से इसको लिख देते हैं जनरली। वाटर इक्विवेलेंट को समझना बेटा पहले तो क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, यूनिक सा टॉपिक है। हाँ, ठीक है, ये है अपने पास में भाई कि पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। ठीक है बेटा, समझना एक बार, फिर उसके बाद में इजी ही है। ये अपने पास में एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और नीचे लगा हुआ है एक बर्नर। ठीक है, इट इज सिंपली क्वांटिटी ऑफ वाटर whose temperature
would be raised through 1 degree Celsius or 1 Kelvin by same amount of heat as required to rise temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ठीक है, ये होता है अपने पास में बेटा वाटर इक्विवेलेंट। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, कि हमें बेटा कि अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस है, ऐसा मान लेते हैं अपने पास में एक सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जो हीट लगे, ठीक है, सेम हीट से हम कितना ग्राम पानी गर्म कर देंगे, ठीक है, या सेम हीट से हम कितना ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर देंगे, उस चीज को बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। या दूसरी लैंग्वेज में बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सा जो है अपने पास में डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ये है कि बेटा जितनी हीट में हमने, जैसे कि मान लेते हैं कंटेनर है, कंटेनर में पानी गर्म करने लग रहे हैं, तो भाई थोड़ी सी जो हीट है वो तो कंटेनर के पास भी चली जाएगी, क्योंकि कंटेनर का भी तो टेम्परेचर जितना वाटर का राइज करेगा उतना ही करेगा। तो जितना अपने पास में कंटेनर को गर्म करने में हीट लगी है, उतनी सी हीट में कितना सा पानी गर्म हो जाता, उसको बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट इसलिए अपने पास में हो जाता है इंपॉर्टेंट कि बेटा इतने से केस के अंदर में अगर मान लो हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि कंटेनर का अलग से मास लेके उसकी स्पेसिफिक हीट सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, उसका वाटर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और मान लेंगे कि भाई उतने ही गर्म पानी को भी हमने गर्म कर दिया है, वो हीट पानी में ही चली गई है, ऐसा तो उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अदरवाइज तो ज़्यादा इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, कोई इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके बेटा, तो जितनी हीट में कोई और चीज गर्म हो रही है, उतनी सी हीट में ही कितना पानी गर्म हो जाता, उसको बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई सब्सटेंस हीट अप हुआ है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है डेल्टा क्यू, वाटर के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो भी है डेल्टा क्यू, दोनों हीट बराबर ही है। ठीक है, वाटर का अपने पास में मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। ठीक है, राइट साइड में लिख रहे हैं एम एस डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, वाटर का अपने पास में आ जाता है एम एस अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट की बेटा जो एसआई यूनिट होगी वो केजी होगी, एक टाइप से मास ही है। ठीक है, तो ऐसा होता है वाटर इक्विवेलेंट। बस वाटर इक्विवेलेंट को थोड़ा सा ध्यान रखने की ही चीज है, ऐसी कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। अगली जो चीज है अपने पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को लिखा जाएगा एल से, लेटेंट हीट जो है उसको एल से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अपने पास में किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए कितनी सी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम यूज करते हैं लेटेंट हीट। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए हमें जो हीट की रिक्वायरमेंट है पर यूनिट मास, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। तो बेटा लेटेंट हीट का फॉर्मूला हो जाता है L फॉर 1 यूनिट मास। अगर 1 यूनिट मास है तो लेटेंट हीट को L से लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर m मास है या m यूनिट मास है, उस केस में उस लेटेंट हीट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाता है लेटेंट हीट का फॉर्मूला, लेटेंट हीट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml। ऐसे करके लेटेंट हीट जो है उसको लिखा जाता है। ठीक है,
लेटेंट हीट की जो एसआई यूनिट है वो होती है अपने पास में जूल पर केजी। तो ऐसे करके डिफाइन किया जाता है लेटेंट हीट की एसआई यूनिट को। लेटेंट हीट क्या है कि बेटा किसी सबस्टांस की स्टेट चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है पर यूनिट मास, और जो स्टेट चेंज हो रही है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, ये दोनों को दोनों चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, फेज चेंज के बारे में लिखते हैं बेटा, फेज चेंज। फेज चेंज क्या है, लेटेंट हीट का ही पार्ट है एक टाइप से, मतलब लेटेंट हीट में ही लिख रहे हैं इसको। फेज चेंज क्या है बेटा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चेंज हो जाना, उसको बोला जाता है फेज चेंज। ठीक है, जैसे कि अपने पास में सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है सब्सटेंस, और लिक्विड से सब्सटेंस जो है वो गैस बन सकता है। ठीक है, सॉलिड से जो लिक्विड बनने वाली प्रोसेस है उसको बोला जाता है मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड से जो सॉलिड बनने वाली प्रोसेस है उसको बोला जाता है फ्रीजिंग, सब्सटेंस फ्रीज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से गैस हो रहा है उस चीज को बोला जाता है बॉइलिंग। लिक्विड से गैस बनने वाली प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बॉइलिंग, और गैस से जो लिक्विड बनने वाली प्रोसेस है उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज है वो गलत भी हो सकती है क्योंकि नाम अपने पास में काम में नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे मैंने वेरीफाई करके लिखी है ये, बट फिर भी अगर किसी में कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो चीज है वो क्या है कि भाई सॉलिड से लिक्विड बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब बेटा देखो सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में बनाना है तो इसके इंटरएटॉमिक जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंग है, उनको वीक करना है। ठीक है, इसके स्ट्रोंग है, इनको और वीक करना है। तो ऐसे जो प्रोसेस होती जा रही है, इधर से लेकर इस डायरेक्शन में जो प्रोसेस हो रही है, उस केस में जो हीट है वो रिक्वायर्ड होती है बेटा। इस केस में जो हीट है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, हीट देनी हमें पड़ेगी। ठीक है, अगर गैस से अपने पास में सॉलिड की तरफ जा रहे हैं, या गैस से लिक्विड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना, ठीक है, कंप्लीट हो या पार्शियल हो, सब में सेम ही लॉजिक है। ऐसी जब भी प्रोसेस होती है तो अपने पास में जो हीट है वो रिलीज्ड होती है, हीट विल बी रिलीज। सॉलिड से गैस बनने में हीट रिक्वायर्ड, गैस से सॉलिड बनने में हीट रिलीज होती है। ये है अपने पास में फेज चेंज का लॉजिक। फेज चेंज इस तरीके से हो रहा होता है। अब बेटा जो अपने पास में लेटेंट हीट है ना, ये और अलग अलग पैरामीटर्स हैं उन पे डिपेंड करती है, कुछ पैरामीटर्स हैं उन पे डिपेंड करती है। ऐसे केस में लेटेंट हीट काम आती है बेटा बिना किसी टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करते हुए। ठीक है, लेटेंट हीट के दो टाइप रहेंगे, दोनों टाइप को लिखेंगे। ठीक है, लेटेंट हीट डिपेंड्स ऑन, तो लेटेंट हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है बेटा प्रेशर। लेटेंट हीट है जो वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्रेशर पे जो डिपेंडेंसी है वो बता देता हूं। जर्नली फॉर स्टैंडर्ड एटमोस्फियरिक प्रेशर, जनरल फॉर स्टैंडर्ड एटमोस्फियरिक प्रेशर इंक्रीज latent heat generally if standard atmospheric pressure increase, then latent heat will increase for vaporization and decrease for फ्यूजन। ठीक है बेटा, तो बेटा बिल्कुल सही जो बात है वो हमने लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये प्रेशर के ऊपर में डिपेंडेंसी, थोड़ी बहुत आइडिया इसका होना चाहिए।
ठीक है, दूसरा है अपने पास में, ये अपने पास में नेचर ऑफ फेज चेंज पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ फेज चेंज, किस नेचर का फेज चेंज हो रहा है। और साथ साथ में प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो लेटेंट हीट है वो अपने पास में इन तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकती है। इन तीन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग आंसर हैं वो आ सकते हैं। ओके बेटा, तो अब देखो लेटेंट हीट अपने पास में दो कैटेगरी की होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन दोनों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF से इसको लिखा जाएगा। फ्यूजन वाली प्रोसेस में कितनी लेटेंट हीट है। ठीक है, कोई अपने पास में देखो सॉलिड है, एक है अपने पास में लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से वही लिक्विड में जाने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी और लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही होती है, एट मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है बेटा इसमें, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वही रहेगा। अब इस केस में सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जाने में जो हीट रिक्वायर्ड हो रही होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ सॉलिड into 1 यूनिट ऑफ लिक्विड। 1 यूनिट ऑफ सॉलिड से 1 यूनिट ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है LF से। इस केस में अगर हमें हीट लिखनी हो तो लिख देंगे मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ। ठीक है, एक बेटा नोट करके लिख लो क्योंकि ये वाला केस अपने पास में ज्यादातर काम आएगा। आइस से जब कोई वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, जब आइस से बेटा वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते थे, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ऑन कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ लिक्विड इनटू 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड, ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, 1 यूनिट के साथ में मास और लिख लो भाई, मास ऑफ सॉलिड इनटू 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड। यूनिट मास की बात है, 1 यूनिट कुछ तो होना चाहिए ना, 1 यूनिट की है 1 यूनिट मास। तो बेटा आइस से जब अपने पास में वाटर के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, आइस से वाटर बनना है या वाटर से आइस बन रहा है, ठीक है, इस केस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है या हीट रिलीज होती है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर यूनिट मास के लिए। ठीक है, तो इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये जो प्रोसेस है ये हो रही होती है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, ऐसी है अपने पास में बात। नेक्स्ट है अपने पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV से इसको लिखा जाएगा। क्या होता है बेटा, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अपने पास में 1 यूनिट लिक्विड से 1 यूनिट मास के लिक्विड से 1 यूनिट मास की गैस बनने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिफाइन किया जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये है अपने पास में बेटा लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में। लिक्विड से जब गैस बनता है तो हीट की जरूरत होगी, गैस से लिक्विड बनता है तो हीट रिलीज होगी। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट
लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड पर यूनिट मास टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 1 यूनिट मास के लिए जो हीट लगती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें भी बेटा अपने पास में एक नोट करके रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है। बेटा वाटर से स्टीम या फिर वेपर बनाना है हमें, वेपर भी बोल देते हैं इसको, स्टीम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाली प्रोसेस जो है ये हो रही होती है अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस हो रही होती है। इस केस में जो हीट रिक्वायर होती है पर यूनिट मास, ठीक है, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इस चीज को भी क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इसका यूज। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पानी के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी पानी के लिए। अब बेटा एक दो अपने पास में रिजल्ट रह गए थे, ठीक है, वो वाले रिजल्ट और लिख देता हूं नोट करके। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है बेटा वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है। और बेटा जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम की और अपने पास में आइस की, दोनों की वैल्यू लेके चलते हैं 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अदरवाइज बेटा थोड़ा सा इसकी वैल्यूज में डिफरेंस भी होता है। ट्रू वैल्यू जो है इसकी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो देखो क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है वो तो होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, बट जो स्टीम की है वो अपने पास में इससे थोड़ी सी कम होती है, 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस रहती है। तो कहीं पे कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट हो तभी ये यूज करना, अदरवाइज हाफ वैल्यू है 0.5 लेके ही चलना है। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास में स्पेसिफिक हीट और साथ साथ में लेटेंट हीट। वाटर के लिए हर फेज की हर वाली वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो अपने पास में होगा 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, वाटर के केस में, वाटर के लिए सारे रिजल्ट हमने लिख लिए हैं बेटा, इनमें अपने पास में कोई भी दिक्कत जैसी बात नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, इजी इजी सी चीजें सीख रहे हैं। बेटा इन सब चीजों का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फेज डायग्राम बनाने के लिए, और वही फेज डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट चीज है, सबको आना चाहिए। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, वाटर का जो फेज डायग्राम है वो यहां पे लिख रहे हैं बच्चे। ओके मेरे बच्चे, देखो तो अब फेज डायग्राम को समझने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे कुछ चीजें प्लॉट कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं लगा रहा हूं हीट, हीट सप्लाइड, जो अपने पास में हीट सप्लाइड है उसको इस तरफ रखा है, और जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में उसको रखा गया है वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके से अपने पास में ये चीजें प्लॉट कर दी गई टेम्परेचर और हीट की टर्म्स में। ठीक है बेटा, वाटर का फेज डायग्राम बना रहे हैं, तो वाटर के फेज डायग्राम में मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस से बेटा स्टार्ट करूंगा ना तो उसमें अपने को एक प्रॉब्लम रहेगी,
कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे अपने पास में जो वाटर है वो सीधा लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है -25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपने पास में कोई वाटर है, यहाँ पे है बेटा वाटर, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, -25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो वाली स्टेट को बोला जाएगा आइस। और उसको जैसे जैसे हम उस केस में जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे टेम्परेचर अपने पास में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, हीट सप्लाई का फॉर्मूला हो जाता है MS डेल्टा टी। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी उतनी हीट सप्लाई करते रहो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा ऐसे करके मैंने ये लाइंस लिखी। आइस जो है बेटा मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पे जाने के बाद में आइस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये वाली बात बिल्कुल अपने पास में क्लियर है, इधर तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में बेटा अगर हम और हीट सप्लाई करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में आइस का टेम्परेचर और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट किया है, मेल्ट होते होते इधर पे अपने पास में वाटर की तरफ बनती जा रही है, वाटर और आइस होते जा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहा है वो है आइस प्लस वाटर। ओके बेटा, ये लो भाई, इस लाइन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस में हमें कुछ हीट लगानी पड़ी है, वो हीट हमने लिख दिया। मान लेते हैं आइस से वाटर को कन्वर्ट होने में Q1 हीट की रिक्वायरमेंट थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया आइस का, आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अपने पास में आइस ज़्यादा है, इधर पे भी आइस ज़्यादा है, वाटर थोड़ा थोड़ा वाटर होता चला गया, यहाँ तक जाते जाते पूरा वाटर बन गया। ओके, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उस केस में जो वाटर पूरा बन चुका है उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बेटा यहाँ तक वाटर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि बढ़ रहा है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? वाटर मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वाटर मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस तक एग्जिस्ट करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इससे ज़्यादा वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब और ज़्यादा हीट यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो वाटर है वो अपने पास में बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर से स्टीम बनना शुरू हो जाती है। बेटा वाटर से क्या बनना शुरू हो जाती है? स्टीम। यहाँ पे अपने पास में एग्जिस्ट करेगा वाटर प्लस स्टीम। ठीक है, जैसे जैसे हीट सप्लाई करते जा रहे हैं पानी कन्वर्ट होता जा रहा है स्टीम के अंदर में, बॉईल बॉईल होता जा रहा है और अपने पास में स्टीम में कन्वर्ट होता हुआ जा रहा है। इस तरीके से कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। अब बेटा अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे पूरा वाटर कन्वर्ट होकर स्टीम बन चुका है इतनी सी हीट को लेकर। तो वही Q2 हीट को लिया और सारा का सारा वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होके बन गया बेटा? स्टीम में। तो स्टीम के अंदर में वाटर बन गया, तो अब और हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करेंगे तो स्टीम का स्टीम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा वाटर का फेज डायग्राम। ठीक है, वाटर में जब हम हीट सप्लाई करते रहते हैं तो किस तरीके से क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हुई चलती हैं, इस डायग्राम को बोला जाता है फेज डायग्राम ऑफ वाटर। और ये हमने फेज डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, देखने पे जो पता चल रहा है ऐसा ही होता है फेज डायग्राम। ओके, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, अब हमें चेक करना है बेटा कि पहली बात तो ये Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है। ठीक है, Q1 में क्या हो रहा है भाई? आइस से वाटर बनने में जो हीट लग रही है, यहाँ पे क्या है? वाटर से स्टीम बनने में जो हीट लग रही है। ठीक है, तो बेटा इस बारे में तो हमें पता ही है, जैसा कि हमें पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपने पास में ज़्यादा होती है
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। ठीक है, वैल्यूज आपको लिखवाई गई थी बेटा। 540 कैलोरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन होती है सिर्फ 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अपने पास में आइस को मेल्ट करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वाटर को स्टीम बनाना ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पे थोड़ी हीट लगेगी, यहां पे ज्यादा हीट लगेगी सेम मास ऑफ वाटर के लिए। m से मल्टीप्लाई करते ही हीट आ जाएगी। तो जो Q1 है उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू Q2। चलो ये चीज हमने सीख ली है। एक बेटा नेक्स्ट जो चीज निकालनी है वो है स्लोप। आइस वाले ग्राफ की स्लोप, वाटर वाले ग्राफ की स्लोप और जो स्टीम वाला ग्राफ है उसकी स्लोप। θ1, θ2 और θ3 तीनों तरफ की जो स्लोप है उसको हम लिख रहे हैं θ1, θ2 और θ3। ठीक है, ऑल्सो जो बेटा स्लोप जो होती है वो है अपने पास में tan थीटा। tan थीटा को dy बाई dx से भी लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। यहां पे अपने पास में बेटा अगर मैं स्लोप की बात करूं इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले ग्राफ में स्लोप है वो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो है डेल्टा t, x कोऑर्डिनेट है वो है डेल्टा q। और जो स्लोप है वो सिर्फ उसमें आ रही है जिसमें अपने पास में टेम्परेचर चेंज होता है। तो उस केस में जो हीट का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ms डेल्टा t, ये बन जाएगा 1/ms। यहां से हमें क्या पता चला है, तो स्लोप है वो स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब बेटा स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, वाटर की, उसके बाद में आइस की और उसके बाद में स्टीम की। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट है वाटर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सबसे ज्यादा, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। इसका मतलब है कि अगर मैं स्लोप की बात करूं तो सबसे पहले वाटर वाले की जो स्लोप है वो है tan θ2, वो अपने पास में सबसे कम क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद में है आइस, वो है tan θ1 और उसके बाद में है tan θ2, θ1 और θ3। ये अपने पास में इस केस में बिहेवियर बन जाता। ठीक है, एंगल्स की बात करें तो एंगल बता दिए हैं कि कौन कौन सा एंगल किस तरीके से है। ठीक है, कौन सा एंगल सबसे ज्यादा है, कौन सा एंगल सबसे कम है, और ये वाली जो लेंथ है ये भी बता दी। इस वाले ग्राफ में यही चीजें पूछी जा सकती। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो स्टार्ट होती। ठीक है, जो अपने पास में काम की चीज है वो यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में बेटा जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में बता देता हूं आपको। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या लॉ ऑफ मिक्सर। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और लॉ ऑफ मिक्सचर, ये है अपने पास में प्रिंसिपल या से लॉ। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर लॉ ऑफ मिक्सचर, ये अपने पास में बताता है बेटा जब दो अलग अलग सब्सटेंस हैं उन दोनों को अगर हम आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ में, तो उस केस में किसी इंसुलेटेड सिस्टम में तो उस केस में क्या है कि एक तो हीट को लूज करता है, एक हीट को गेन करता है। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो पहले इसकी जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं। ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लिख दिया है। ठीक है बेटा, जब दो सब्सटेंस हैं, पहले तो इसको बोल के बता देता हूं। व्हेन टू सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर आर बोट इनटू कांटेक्ट within an insulated system, the heat loss by hotter substance is equal to heat gained by cooler substance, a process that continue till thermal equilibrium is reached। ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। ठीक है,
अब बेटा इस चीज के बारे में समझाता हूं कि क्या है कि अपने पास में एक कैलोरीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं। कैलोरीमीटर एक इंसुलेटेड सिस्टम होता है बेटा। यहाँ पे एक सब्सटेंस था, ठीक है, जिसका मास था m1, स्पेसिफिक हीट थी S1, टेम्परेचर था T1। इस सब्सटेंस को मैंने इसमें डाला। एक सब्सटेंस था जिसका मास था m2, स्पेसिफिक हीट थी S2 और टेम्परेचर था T2। उस सब्सटेंस को इसमें डाला। ऐसे जाके दोनों के दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो गए, वही इसके अंदर में जाके चले गए। तो बेटा एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसा मान लेते हैं कि T1 अपने पास में ज़्यादा है एज कंपेयर टू T2। तो उस केस में क्या होगा कि T2 का टेम्परेचर घटेगा और T1 का टेम्परेचर घटेगा और T2 का टेम्परेचर बढ़ेगा, और दोनों मिलके किसी एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, जिसको लिख रहा हूं मैं T। अब इसने जितनी हीट लूज करी है, इसने उतनी ही हीट को गेन कर दिया है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस, इससे ज्यादा बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ मिक्सर जो है वो यही है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है बेटा। एक ने जितनी एनर्जी लूज करी है, दूसरे ने उतनी ही एनर्जी गेन करी है। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और इसी पे बेस्ड ही अपने सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कैलोरीमेट्री के जो भी क्वेश्चन होंगे बेटा, इसी प्रोसेस से सोल्व करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहले जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे वो बता देता हूं। तो बेसिक जो छोटा गेम था पहले वो खेलते हैं, उसके बाद खेलेंगे बड़ा गेम। क्लियर बात है बेटा? चलो तो भाई छोटे गेम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा अपने पास में 10 ग्राम ऑफ आइस को स्टीम के अंदर में कन्वर्ट करना है -20 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक में। तो इसमें कितनी सी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। अब इसको देखो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। एक डब्बा है, यहाँ पे मतलब कि आइस बना लेता हूँ। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आइस से, ठीक है। ऐसे करके आइस लिख लेना बेटा। 10 ग्राम आइस है, टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सेम ही अप्रोच फॉलो करना है, और जो भी शॉर्टकट हैं वो शॉर्टकट बेटा लास्ट में जाके लगाने हैं। अभी शुरुआत से ही शॉर्टकट अप्लाई करना मत शुरू कर देना, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। शुरुआत से ही अगर आपने शॉर्टकट अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर आ जाएगी अपन को दिक्कत, फिर अपने को क्वेश्चन आंसर सोल्व नहीं हो, ठीक है। तो पहले से ही अपनी अप्रोच रखना कि प्रॉपर चीज सीखनी है, उसके बाद में शॉर्टकट लगाते रहेंगे, क्या ये बात हो गई। देखो बेटा पूरी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइस जो है वो है -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, जो अपने पास में आइस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। -20 से बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जा सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब इस केस के बाद में क्या हो जाता है, फेज चेंज। आइस से क्या बनने लग जाता है बेटा, वाटर बनने लग जाता है। आइस से वाटर कन्वर्ट होने लग गया है 0 डिग्री सेल्सियस। और आगे की बात करें तो वाटर से वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद में और अगर हम बात करें, अब जो वाटर है उस केस में क्या है कि वाटर का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज हो रही होते हैं, तो वाटर से क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम चला जाएगा, स्टीम तो क्योंकि वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज ही हुआ है। और ज़्यादा टेम्परेचर इस केस में बढ़ाएंगे तो स्टीम से क्या हो जाएगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। और हमें कितने टेम्परेचर तक जाना है, 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक हमें पहुंचना है। तो ये अपने पास में पूरा का पूरा जो फेज डायग्राम है वो हमने बना लिया है, ठीक है। सबसे पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ा, फिर आइस से वाटर बना, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, फिर वाटर से स्टीम बना,
फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ा और फिर जाके हम 120 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए हैं। यही है अपने पास में इस जीवन का सार। यही हम करने वाले हैं बेटा। देख लो, अब लगे पड़े हैं इस चीज को ही करने में। सबसे पहली जो चीज है ना उसको सोल्व करते हैं। आइस से अपने पास में आइस जो कन्वर्ट होती है उस केस में जो हीट होगी, हीट जो अपने पास में रिलीज होगी उसको लिखते हैं। इस केस में जो हीट होती है वो होती है बेटा ms डेल्टा टी। ठीक है, हीट जो अपने पास में इस केस में लगेगी उसकी वैल्यू आएगी ms डेल्टा टी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ये लगता है। इससे आइस से वाटर बनने में बेटा फेज चेंज है, उसमें फॉर्मूला लगेगा ml, Q इज इक्वल टू ml। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ms डेल्टा टी, फेज चेंज हो रहा है Q इज इक्वल टू ml, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा टी। ऐसे करके इनकी इक्वेशन लिखेंगे, फिर इनका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं मास लिखूं, मास है 10, स्पेसिफिक हीट आइस की 1/2, टेम्परेचर कितना सा चेंज हुआ है -20 से बेटा 0 हो गया, तो जो चेंज हुआ है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर आ जाता है 100 कैलोरी। नेक्स्ट है मास, मास है 10 और अगला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट है आइस से वाटर को कन्वर्ट होने में जो लेटेंट हीट है उसकी वैल्यू आ जाती है 80, आंसर आ जाएगा 800 कैलोरी। अगली जो अपने पास में हीट लगती है वो क्या है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में। वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ के 100 तक चला गया है, इसमें कितनी हीट लगेगी ms डेल्टा टी, मास है 10, स्पेसिफिक हीट है 1, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, क्या आंसर आ जाएगा 1000 कैलोरी। Q इज इक्वल टू ml। नेक्स्ट है वाटर से स्टीम कन्वर्ट करने में मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर से स्टीम कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास था बेटा 10, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन की जो हीट होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका आंसर आ गया 5400 कैलोरी। इसके बाद में है स्टीम। स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर राइज करके 120 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। इधर पे जो मास है वो है बेटा 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1/2 और टेम्परेचर जो बढ़ा है वो बढ़ा है 20। क्या आंसर आ जाएगा 100 कैलोरी। इस तरीके से अपने पास में प्रॉपर जो प्रोसेस है वो हो गई है। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने पास में प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो कन्वर्जन था वो ऐसे जाके होता है। ओके, इस केस में इस पूरी प्रोसेस में जो हीट यूज है, हीट यूज्ड, उसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में हर प्रोसेस की जो भी हीट थी उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा 100 प्लस 800 प्लस 1000, 100 प्लस 800 प्लस 1000। ठीक है, उसके बाद में है 5400 और 100। ये अपने पास में है टोटल हीट यूज। इसका सम करके निकालेंगे बेटा, इसका सम मुझे लग रहा है 7400 कैलोरी आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो हीट यूज हुई है अपने पास में उसकी वैल्यू है 7400 कैलोरी। क्लियर है बेटा यहां तक का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आई होप, मुझे लग रहा है कि भाई आप सबका क्लियर होते हुए चल रहा है, बिल्कुल अपना दिमाग खाली हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो समझ में आ रहा है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हो आराम से रेस्ट मारो, चिल करो, मत लो टेंशन, होते रहेंगी, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो देखो, 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू वाटर
वाटर में कन्वर्ट हो गया है एट 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट हीट यूज्ड। इस प्रोसेस में कितनी सी हीट है वो यूज हुई है। 20 ग्राम आइस को कन्वर्ट किया है बेटा वाटर में, जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में कितनी सी हीट का यूज हुआ है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो बेटा बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे आइस, जो कि है भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम है। प्रोसेस हमेशा 20 ग्राम ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है। आइस है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें अपने पास में उसको हम जैसे जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब वाटर को 100 पे नहीं लेके जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके जाना है हमें। बस इतनी सी ही प्रोसेस है ये। ठीक है, आइस से वाटर, वाटर से फिर से वाटर। इसमें जो हीट यूज हुई है वो हीट लिख देंगे, बस उससे आंसर आ जाएगा। पहली वाली प्रोसेस की हीट क्या आ जाएगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फेज चेंज हुआ है, तो क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, ml। दूसरे केस में टेम्परेचर चेंज, ms डेल्टा टी। मास है बेटा 20, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होती है वाटर के केस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 कैलोरी। नेक्स्ट इसमें करते हैं, मास है बेटा 20, स्पेसिफिक हीट है वाटर की 1, और टेम्परेचर चेंज हुआ है 0 से 40। आंसर आ जाता है 800 कैलोरी। ठीक है, टोटल हीट है उसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा 1600 कैलोरी प्लस 800 कैलोरी। टोटल बन जाएगा 2400 कैलोरी। इस प्रोसेस में जो हीट रीयूज है, जो हीट रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू आ गई है 2400 कैलोरी। बस इतने सी चीज हमें करनी थी। ओके मेरे बच्चे, क्लियर है यहां तक का। चलो और क्वेश्चन है इससे वेस्ट, वो और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम है, उसको कन्वर्ट करना है हमें आइस में, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो मास गिवन है वो है 10 ग्राम। ठीक है, तो स्टीम से आइस बनानी है। बेटा स्टीम से आइस बनाने के लिए जो हीट है वो अपने पास में रिलीज हो रही होती है, तो यहां पे रिलीज लिख लो, रिलीज्ड ऑन कन्वर्टिंग 120 डिग्री ऑफ स्टीम इनटू आइस एट 0 डिग्री। इस तरीके से बेटा प्रोसेस लिख देते हैं। प्रोसेस के अकॉर्डिंगली एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और उससे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत जैसा तो कुछ है ही ना। सबसे पहले अपने पास में स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो भाई इधर लिख देता हूँ 120 डिग्री सेल्सियस। स्टीम से बेटा अपने पास में कन्वर्ट होके क्या बनेगा, सबसे पहले तो बेटा स्टीम का टेम्परेचर घटेगा। स्टीम कहाँ तक चली जाएगी, स्टीम चली जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में स्टीम से कन्वर्ट होगा वाटर में और कुछ हीट रिलीज होगी। वाटर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वाटर का टेम्परेचर घटेगा बेटा। वाटर का टेम्परेचर मिनिमम जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में वाटर से क्या बन जाएगा, आइस। आइस अपने पास में एग्जिस्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अपने पास में कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में इस केस में प्रोसेस
रहेगी। बेटा ये सारी की सारी प्रोसेस है ना, इन सब में हीट रिलीज ही हो रही है। ये जो हीट रिलीज हो रही है इस हीट को ही हमें लिखना है। तो सबसे पहले 120 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो स्टीम कन्वर्ट होगी उसकी हीट लिखता हूँ। इसकी जो हीट है बेटा वो अपने पास में आ जाएगी ms डेल्टा टी से। यहाँ पे जो हीट रिलीज है वो आ जाएगी Q इज इक्वल टू ml, यहाँ पे आएगी Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू ml। जहाँ पे फेज चेंज है, टेम्परेचर चेंज है, तो दो ही चीजें की प्रोसेस है, दोनों के अकॉर्डिंगली वैल्यूज लिखते हुए चले जाएंगे। ओके बेटा, सबसे पहले करता हूं मैं ms डेल्टा टी। इस केस में जो अपने पास में मास गिवन था वो था 10 ग्राम, तो आएगा 10, स्पेसिफिक हीट है 1/2, टेम्परेचर चेंज हुआ है 120 से 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 कैलोरी। नेक्स्ट आएगा m इंटू एल, स्टीम से वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास है 10, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है बेटा 540 कैलोरी में, आंसर आ जाएगा 5400 कैलोरी। ms डेल्टा टी वाटर के लिए 100 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक होने, मास है बेटा 10, स्पेसिफिक हीट है 1 और टेम्परेचर चेंज हुआ है 100, इसका आंसर आएगा 1000 कैलोरी। नेक्स्ट है m इंटू एल, मास है अपने पास में 10, लेटेंट हीट है अपने पास में 80, आंसर आ जाता है 800 कैलोरी। इस तरीके से ये अपने पास में टोटल हीट रिलीज है, ये सारी प्रोसेस हमने लिख दी है। तो यहाँ पे जो हीट रिलीज्ड है उसका आंसर आ जाता है बेटा इन सब का सम करने पे, तो 5400, तो प्लस 5400 प्लस 1000 प्लस 800, ठीक है, 800 और एक 900 और 1000 1900 और 5400 7300 कैलोरी, ठीक है, 7300 कैलोरी इसका आंसर आ जाएगा। इतना सा था बेटा कंसेप्ट, इससे ज्यादा इस कंसेप्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान आसान चीजें ही हैं। इन सब चीजों को ही सोल्व करते रहो बेटा, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह लगे पड़े हो, इजीली सारी चीजें करवाऊंगा, अच्छे तरीके से शेरों की तरह पढ़ना है, शेरों की तरह, ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन है ना वो है ये, $300 of water at 25 degree Celsius is added to 100 grams of ice at 0 degree Celsius. The final mixture will be, इस केस में जो फाइनल मिक्सर बनेगा वो कैसा बनेगा? तो बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री यूज करेंगे, एक का टेम्परेचर हाई है एक का टेम्परेचर लो है, तो दोनों मिक्स होंगे तो कोई ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे जो कि दोनों का कॉमन टेम्परेचर हो, ठीक है, या फिर जो अपने पास में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो, तो एक हीट रिलीज करेगा एक हीट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अपने पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट तक हमें पहुंचना होता है। तो बेटा देखो, एक तो है अपने पास में 300 ग्राम वाटर है जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एक है अपने पास में 100 ग्राम आइस जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वही इसका टेम्परेचर घटेगा बेटा, मतलब ये अपने पास में वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से, तो इसका टेम्परेचर घटेगा और ये थोड़ी बहुत आइस तो मेल्ट होगी। तो दोनों के लिए हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो बेटा एक रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया है कि भाई वाटर तक पहुंच जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि 300 ग्राम ही रहेगा
आइस वाले केस में भी मैं वाटर तक पहुंचा देता हूं। वाटर जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम है। इस केस में बेटा देखो क्या होगा। इस केस में हाई वाटर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जा रहा है, तो भाई हीट रिलीज होगी, इसके अंदर में हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे जो हीट रिलीज है वो लिख देते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम है अपने पास में मास 300, स्पेसिफिक हीट है 1 और टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो है 25। ठीक है, तो 7500 कैलोरी ये अपने पास में हीट रिलीज हुई है इस प्रोसेस में। हीट रिलीज्ड जो कि है 7500 कैलोरी। ओके बेटा, यहां पे देखो Q इज इक्वल टू, इधर पे अपने पास में सिर्फ फेज चेंज हुआ है तो फॉर्मूला लगा लेंगे M इंटू एल। 100 इंटू आइस से वाटर बनते टाइम में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज करते हैं जो कि अपने पास में आती है 80। यहाँ पे है 8000 कैलोरी। इधर पे जो हीट रिलीज हुई है वो है 7500 कैलोरी। इस प्रोसेस को करने के लिए अपने को हीट जो रिक्वायर्ड है, जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 8000 कैलोरी। ठीक है, तो बेटा अपने पास में यहां पे देख के पता चला है कि भाई हीट रिलीज हुई है 7500 कैलोरी और इस प्रोसेस को होने के लिए जरूरत है 8000 कैलोरी की। इसका मतलब जो आइस है वो पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर सी बात है बेटा? हाँ, ठीक है, सिर्फ इतनी ही मेल्ट हो पाएगी ताकि 7500 ग्राम मतलब कि 7500 कैलोरी ये वाली जो हीट है इसका यूज कर सके। ठीक है, या फिर अपने पास में जो प्रॉपर तरीका है उससे कर लेते हैं कि भाई अब देखो टोटल जो सब्सटेंस बचा है वो क्या है, 400 ग्राम वाटर बन गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 300 ग्राम प्लस 100 ग्राम 400 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अपने पास में नेक्स्ट चीज बात आती है हीट की। हीट देखो बेटा, हीट जो रिक्वायरमेंट है 8000 है, रिलीज हुई है 7500 है। इसका मतलब कि हीट का डिफरेंस है 500 कैलोरी की, 500 कैलोरी की कमी है। ठीक है, 500 कैलोरी की कमी है। ठीक है बेटा, 500 कैलोरी की कमी है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर वापस से फ्रीज होने लग जाएगा, 500 ग्राम वाटर वापस से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर फ्रीज बाय 500 कैलोरी ऑफ हीट। तो 500 कैलोरी की कमी है उसकी वजह से वो वाटर फ्रीज हो गया है। मतलब कि जो वाटर जो आइस थी वो पूरी आइस कन्वर्ट ही नहीं हुई है, मतलब ये है इसका, या वाटर फ्रीज कर दिया इसका मतलब भी सेम है। तो 500 कैलोरी में कितना सा वाटर फ्रीज हो सकता है, तो Q इज इक्वल टू एम एल, 500 इज इक्वल टू एम इंटू 80, तो मास की वैल्यू आ जाती है 500 अपॉन 8। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू मान लेते हैं 6 ग्राम। ठीक है, जो मास है उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 ग्राम है, राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में वाटर जो है 400 ग्राम वाटर बना था उसमें से 500 की कमी की वजह से 6 ग्राम वाटर फ्रीज हो चुका है। इसका मतलब है कि बेटा जो फाइनल मिक्सर है वो है अपने पास में 6 ग्राम ऑफ आइस प्लस 394 ग्राम ऑफ वाटर। ये अपने पास में फाइनल मिक्सर, और ये पूरा का पूरा मिक्सर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो बन गया है। ओके बेटा, इसी तरीके से बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इनटू ए कंटेनर, ऑल्सो 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। इसमें हमने वाटर भी ऐड कर दिया है 10 ग्राम जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, हमें इसका जो मिक्सर है वो बताना है, इक्विलिब्रियम पे जब चला जाएगा तो ये जो मिक्सर है ये क्या बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले है 10 ग्राम
आइस जो कि है -20 डिग्री सेल्सियस पे, ये अपने पास में कन्वर्ट करके आइस बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नहीं अभी तो थोड़ा समझाता हूं तुम्हें। ठीक है, दूसरा है अपने पास में बेटा वाटर, 10 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे। इस तरीके से अपने पास में प्रोसेस है। तो बेटा दोनों प्रोसेस को सोल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, यहां पे हमें किसी एक लास्ट रेफरेंस पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, पहले अपने पास में आइस के टेम्परेचर को बढ़ाते हुए चलते हैं, वाटर के टेम्परेचर को घटाते हुए चलते हैं। अगले वाले स्टेप में हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसी हमें रिक्वायरमेंट है। आइस को मैंने घटा लिया है, आइस के टेम्परेचर को आइस से आइस ही बना लिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस केस में जो हीट लगेगी वो लगेगी ms डेल्टा टी, इसका मास है 10, स्पेसिफिक हीट आइस की 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस है 20 इंटू 10, ये बन जाएगा 100 कैलोरी। 10 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपने पास में जो वाटर है वो चेंज होकर बन जाएगा वाटर ही 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर है वो घट जाएगा, आइस का टेम्परेचर है वो अपने पास में बढ़ गया है। ओके, इस केस में जो हीट मिलेगी वो आएगी ms डेल्टा टी, मास है अपने पास में 10, स्पेसिफिक हीट है वाटर की 1 और टेम्परेचर डिफरेंस है 10, 100 कैलोरी। तो ये अपने पास में बेटा ऐसे है जिसमें कि हीट रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, वो है अपने पास में इतनी, वेट, हीट रिलीज हुई है वो है इतनी और हीट जो यूज हुई है वो है इतनी। ठीक है, तो बेटा जितनी हीट रिलीज हुई है उतनी हीट यूज हो गई है और 0 डिग्री पे दोनों पहुंच गए हैं। तो फाइनल मिक्सर जो है वो बचेगा 10 ग्राम आइस प्लस 10 ग्राम वाटर, दोनों मिला के 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपने पास में नेट हीट है वो 0 बन गई है। एक से हीट रिलीज हुई, दूसरे में हीट चली गई। इतना सिंपल सा इसका आंसर है। ओके, लो तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं बेटा। लो चलो बेटा, इस क्वेश्चन को समझना, डिटेल क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस एंड 10 ग्राम ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस आर मिक्स्ड, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है। फाइंड आउट फाइनल मिक्सर, इसका जो फाइनल मिक्सर बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है और वो किस टेम्परेचर पे रहेगा वो भी हमें बताना है। ऐसा है बेटा क्वेश्चन। तो एक तरफ है आइस जो कि है बेटा 10 ग्राम -10 डिग्री सेल्सियस, एक तरफ है बेटा 10 ग्राम स्टीम जो कि है 120 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्टेप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अपने पास में क्या चीज इसकी हो सकती है। ठीक है, चलो तो भाई, या फिर दूसरी चीज अपने पास में यही है, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर लेंगे कि कहाँ के रेफरेंस पॉइंट तक हम जा सकते हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट है ना बेटा वो मोस्ट प्रोबेबल वाटर हो सकता है, और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा ये हमें नहीं पता है। ओके, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हुआ जा रहा हूं ताकि हमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें ना आए। आइस है उस केस में करता हूं पहले, तो आइस का टेम्परेचर तो अपने पास में बढ़ेगा, स्टीम का टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो पहले मैंने आइस का टेम्परेचर घटाया तो आइस बनाई बेटा, आइस पहुंच गई है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंची, तो उस केस में जो हमें हीट मिली वो है ms डेल्टा टी, 50 कैलोरी। ठीक है, 50 तो ऐसे आंसर आ भी नहीं सकता क्योंकि भारी भारी चीजें हैं। तो एक स्टेप और कर लेते हैं,
आइस से अपने पास में वाटर बन गया बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कर लेते हैं। इसमें अपने पास में कितनी हीट लगेगी, तो Q इज इक्वल टू ml, मास है 10 और लेटेंट हीट आ जाएगी 80, 800 कैलोरी। चलो भाई 850 कैलोरी अपने पास में इधर की प्रोसेस में मिली है, और रिक्वायरमेंट होगी तो और नीचे तक ले जाएंगे। स्टीम वाले केस में देखो बेटा 10 ग्राम और 120 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहले तो स्टीम से स्टीम का टेम्परेचर घटेगा और स्टीम ही बन जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। इस केस में जो हीट लगेगी वो हो जाएगी ms डेल्टा टी, 10 स्पेसिफिक हीट है 1/2 और डेल्टा टी है 20, 100 कैलोरी। 100 कैलोरी इसमें हीट हो जाएगी। अब बेटा जो स्टीम है, स्टीम से क्या बनाएंगे हम, स्टीम से बनाएंगे वाटर जो कि होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इधर पे अपने पास में m इंटू एल प्रोसेस लगाएंगे, मास है 10, लेटेंट हीट हो जाएगी इसकी 5400 कैलोरी। इसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई है भाई, ठीक है। टोटल इधर की तरफ जो टोटल हीट बन गई है वो 5500 कैलोरी बन गई है, इधर की तरफ सिर्फ 850 ही बनी है। तो वाटर को और नीचे नहीं जाएगा, इस तरफ वाले वाटर को ही हम 100 तक लेके जाते हैं, ठीक है। राइट साइड से प्रोसेस में हीट ज़्यादा रिलीज हो रही है बेटा, ठीक है। तो वाटर है अपने पास में, वाटर को फिर से लेके गए, तो इस केस में आ गया है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस केस में जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी ms डेल्टा टी, 10 स्पेसिफिक हीट है 1 और टेम्परेचर चेंज है 100, 1000 कैलोरी। दोनों में वाटर पहुंच गया है 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। लेफ्ट साइड में हीट कंज्यूम हुई है, हीट रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस में जो हीट कंज्यूम है या हीट रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू है 5800, तो 850 प्लस 1000, 1850 कैलोरी। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। बट राइट साइड में जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट की वैल्यू है 5400 प्लस 100, मतलब कि 5500 कैलोरी, 5500 कैलोरी। तो हीट जो रिक्वायर्ड है वो तो है सिर्फ 1850, और हीट जो रिलीज हो रही है राइट साइड से वो है 5500 कैलोरी, ठीक है। इसका मतलब है बेटा जो हीट रिक्वायर्ड है वो कम है, रिलीज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब इन दोनों को एक साथ मिला के लिख देते हैं। चलो 20 ग्राम वाटर बन गया, ठीक है। टेम्परेचर हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो अपने पास में नेट हीट बची है, नेट हीट जो हीट रिक्वायर्ड है उसको नेगेटिव में मान लेते हैं और जो रिलीज हो रही है उसको पॉजिटिव में मान लेते हैं, इज इक्वल टू प्लस 5500 माइनस 1850। तो इसकी वैल्यू है 3650 कैलोरी। ये अपने पास में एक्स्ट्रा हीट है, और अगर ये एक्स्ट्रा हीट है तो ये इस वाटर को वापस से स्टीम बनाने में लग जाएगी, ठीक है। दिस विल गो टू मेक स्टीम ऑफ दिस वाटर। इतनी सी कैलोरी की हीट में कितनी सी स्टीम बनेगी, तो उसका मास लिख देते हैं, मास ऑफ स्टीम। इसका फॉर्मूला लगाएगा Q इज इक्वल टू ml, तो मास की वैल्यू आ जाएगी Q/L। जो हीट है वो है 3650, और अपने पास में जो एनर्जी है रिक्वायर्ड है वो लेटेंट हीट वो है 540। तो इस तरीके से मास की वैल्यू आ जाएगी ग्राम्स में, जो कि आएगा अपने पास में 6.75 ग्राम। तो जो स्टीम का मास है वो है बेटा 6.75 ग्राम। वाटर का जो मास है वो 20 ग्राम में से इतना सा घट के वो बन जाएगा 13.25 ग्राम। अपने पास में आंसर आ जाता है, फाइनल मिक्सचर है उसमें स्टीम होगा 6.75 ग्राम, इसके अंदर में वाटर होगा 13.25 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस।
क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और स्टीम दोनों की दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं कैलोरीमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने पास में कैलोरीमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है उसको मैं लिखता हूं। बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास थ्रू ए 40 ग्राम ऑफ आइस। 40 ग्राम आइस से उसको पास किया गया है एट -10 डिग्री सेल्सियस टिल टेम्परेचर ऑफ मिक्सर बिकम 80 डिग्री सेल्सियस। जब तक मिक्सर का टेम्परेचर 80 डिग्री तक नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस चली है। तो हमें बताना है जो मिक्सर बन गया है उसका मास कितना सा होगा। ठीक है, तो बेटा एक तरफ क्या है कि अपने पास में आइस है, 40 ग्राम आइस है, 40 ग्राम आइस जो कि है -10 डिग्री सेल्सियस पे। उस केस में क्या हुआ बेटा कि अपने पास में इसको पूरे मिक्सर को 80 डिग्री पे लेके जाना है, तो 80 पे सिर्फ वाटर ही एग्जिस्ट कर सकता है और तो कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आइस से हमने क्या बना दिया, पहले तो आइस से आइस बना, वाटर पे जाना है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद में अपने पास में बना है वाटर, ये पहुंच गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और भाई फिर वाटर का टेम्परेचर राइज किया, वाटर पे पहुंच गया है 80 डिग्री सेल्सियस पे। जो इस तरीके से ये अपने पास में प्रोसेस चल रही है, इसमें जो हीट लगेगी वो सारी हीट लिख लेते हैं। आइस में जो अपने पास में हीट लग रही है वो देखो। ठीक है, अपने पास में MS डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला लगेगा। मास है 40, स्पेसिफिक हीट है आइस की 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस है 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद में आइस से हमने क्या बना दिया है, वाटर बना दिया है। इस केस में जो हीट है उसका फॉर्मूला आ जाएगा Q = ml। मास है 40, लेटेंट हीट है 80, 3200 कैलोरी। क्लियर है। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में वाटर है जो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक में, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे MS डेल्टा टी। मास है बेटा इसका 40, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 और 80, ये भी आ जाएगा 3200 कैलोरी। राइट साइड में जो हमें हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड उसकी वैल्यू लिख देते हैं 3200 प्लस 3200, तो ये आ जाएगा 6400 प्लस 2 6600। तो 6600 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है और वो हीट हमें मिलेगी बेटा उस स्टीम से। ठीक है, स्टीम थी अपने पास में 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और स्टीम का मास मान लेते हैं हम। स्टीम से वाटर तक जाते हैं, तो स्टीम है उससे बनेगा वाटर बेटा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। वाटर है वो फिर से उसका टेम्परेचर घट के 80 पे चला जाएगा, फाइनल मिक्सर 80 पे ही है। इस केस में जो हीट लगेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी M×L M×540। यहाँ पे आ जाएगा MS डेल्टा टी। मास है इसका M, स्पेसिफिक हीट है वाटर की 1 और ये आ गया है 20, ये बन चुका है M×20। तो इसमें जो अपने पास में हीट रिलीज है उसकी वैल्यू है 540 M प्लस 20 M, इसका मतलब है 560 M। तो रिलीज हीट हुई है वो इतनी है और जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 6600। तो अपने पास में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हीट रिलीज। 540 M प्लस 6600 इज इक्वल टू ही है बीच में बेटा। M की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6600 अपॉन 540 ग्राम, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास में जो स्टीम है, स्टीम जो कंडेंस हुई है उसका मास आ गया है 12 ग्राम। ठीक है, फाइनल मास राइट साइड में जो बेटा मास था अपने पास में आइस से जो वाटर बना है वो है 40 ग्राम।
स्टीम जो कंडेंस हुई है वो है 12 ग्राम, और अपने पास में आंसर आ गया है 52 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मिक्सर है उसका मास हो गया है बेटा 52 ग्राम। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा हीट ट्रांसफर। ठीक है, कैलोरीमेट्री अपने पास में यहीं तक था।